हेलो बच्चों, कैसे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है हमारी, काफ़ी हद तक हमारा काफ़ी काम हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है अगर किसी रजिस्टर में से करंट पास किया जाए तो वो रजिस्टर कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। जैसे सिंपली आप देखा होगा, घर के अंदर हीटर होता है, उसके अंदर स्पाइरल स्प्रिंग सी लगी होती है ना, जिसको सोलनॉइड बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें जो करंट पास करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, रेड हॉट। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा देर तक करंट पास करने से, उसके अंदर करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस होती है। वो आगे की बात यूनिट 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, अगर एक रजिस्टर में से करंट पास करते हैं तो इस रजिस्टर के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस होती है। इस रजिस्टर के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वही हीटिंग इफेक्ट है। और ये जूल ने दिया था, जूल से हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन आता है क्यों हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? तो आप बताओ, जब एक रजिस्टर, जब एक कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। पर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। तो जैसे ही वो टकराए उनकी सारी वेलोसिटी खत्म हो गई, वो सारी एनर्जी खत्म हो गई। सारी एनर्जी कहां चली गई? वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। और वो थर्मल एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से। तो थर्मल जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हीटिंग इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं तो आपस में टकराने से उनकी एनर्जी लॉस होती है, वो हीट की फॉर्म में अपीयर होती है। उसको हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स के अंदर एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं, एटम से भी टकराते हैं, आयन से भी टकराते हैं। और जैसे वो वेलोसिटी गेन करते हैं वैसे लॉस हो जाते हैं। वो लॉस होकर हीट की फॉर्म में अपीयर होती है। ठीक है भाई, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होना कैसे क्या होता है वो पढ़ते हैं। मेनली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है एनर्जी और पावर के बारे में। देखते हैं। सबसे पहले सपोज करो मेरे पास एक सेल है, ये 0 वोल्ट पे, ये V पोटेंशियल, ठीक है, मान लेते हैं V वोल्ट की सेल है। एक चार्ज मूव करते हैं यहां से यहां, ठीक है। एक चार्ज अगर मूव करते हैं यहां से यहां, तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि इस चार्ज को यहां 0 पोटेंशियल से V वोल्ट तक ले जाने में कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन कितना होगा? यहां पे देखो, मान लो इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात, तो जरूरत नहीं है, सिंपल बात कर लेते हैं। तो मैं लिखूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और सेल इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम 0 टू V वोल्ट या फ्रॉम A टू B पॉइंट, एक ही बात है। तो वो जो वर्क डन आएगा बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय सेल, वो कितना आएगा बेटा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? वर्क डन क्या आएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि मेरा जो वर्क डन आया वो कितना आया? चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब मैं अगर निकालना चाहूं वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है? पावर। तो ये क्या हो जाएगा? QV/T लिख सकता हूं ना इसको भाई। जो पावर है इसको मैं वर्क बाय टाइम कर सकता हूं, वर्क सेल, ठीक है। तो Q/V क्या होता है? I। Q/T क्या होता है? I। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? चार्ज बटे में टाइम क्या होता है? करंट। तो वर्क, तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? VI। ठीक है, इसका मतलब एक सेल ने जो वर्क किया वो वर्क था चार्ज इंटू पोटेंशियल, बट वर्क डन पर सेकंड कितना आ गया? VI। V इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और I यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ गई? तो पावर वर्क डन पर सेकंड बाई सेल कितनी आ गई? VI। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई एक रजिस्टर है R, इसके अंदर से मान लो I करंट फ्लो करता है, तो I करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे V इक्वल टू I है, पढ़ा हुआ है हमने पीछे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? P इक्वल टू VI था ना,
तो P इक्वल टू V की जगह मैं क्या कर दूं, IR, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर R। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो और क्या बन सकता है, P इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर दिया, मैं I की वैल्यू पुट कर दूं, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई आर। तो पावर क्या आ गई, V स्क्वायर बाई आर। तो मुझे समझ में आया पावर का फॉर्मूला है VI, V स्क्वायर बाई आर और I स्क्वायर आर, तीनों ही पावर के फॉर्मूले। ठीक है, बात समझ में आ गई। पावर के फॉर्मूले तीनों ही है, VI, V स्क्वायर बाई आर, I स्क्वायर आर। और पावर क्या होती है, वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार। एक सेल थी, पोटेंशियल डिफरेंस था, चार्ज था। ठीक है, वर्क डन बाई सेल निकाला हमने। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। पर सेकंड के लिए निकाले, बटे में टाइम आ जाएगा। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। पावर आ गई, पावर ऑफ सेल। अब V इक्वल टू आई आर मुझे पता होता है, मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां से पावर का फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाई आर, I स्क्वायर आर, VI। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पावर क्या होती है मुझे इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाई पावर क्या होती है मुझे इतनी बात समझ में आ गई। तो पावर के बाद अगर हम बात करें, देखो नाउ P इक्वल टू क्या होता है, dW बाई dt, I स्क्वायर आर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं, dE बाई dt। और E क्या है यहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली जो वर्क डन था वही वर्क डन ही एनर्जी है, वही वर्क डन ही एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है यही हीट प्रोड्यूस है, क्योंकि हीट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। मेरी बात समझ रहे हो। तो वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी ही हीट है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां से डीई अगर मैं निकालता हूं तो I स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, I स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहां से क्या आ जाएगी, टोटल हीट। मेरी बात समझ पा रहे हो। और अगर मैं यहां पे मान लू कि I कांस्टेंट है, देखो I कांस्टेंट है तो सीधा टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। I कांस्टेंट, इफ I कांस्टेंट तो I स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। सीधा सोल्व कर लो, जो भी टाइम की लिमिट आएगी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, और दिस एनर्जी इज हीट प्रोड्यूस। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ही आ गया। इसको अगर आप और सोल्व करो तो I स्क्वायर आर, इसका क्या हो जाएगा T। अगर लिमिट लगाओ आप 0 से T टाइम के लिए तो ये क्या आ जाएगा T। तो बेटा हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, हीट मान लो तो I स्क्वायर आर T। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर आर V स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू VI। यहां पे T और आ जाएगा, I स्क्वायर आर T। नोट करके अगर मैं लिखूं तो और क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी का, हीट का, V स्क्वायर बाई आर टी। और एनर्जी का क्या हो जाएगा, VI टी। तो पावर इनटू में टाइम क्या लिख सकता हूं मैं, नोट करने वाली बात है, पावर इनटू में टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू में टाइम। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी, एनर्जी। और पावर क्या हो जाएगी, एनर्जी पर सेकंड, या एनर्जी बाय टाइम लिख सकता हूं ना। तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी क्या होती है, हीट बटे में टाइम, या हीट पर सेकंड। और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, हीट पर सेकंड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें या तो पूछ लेंगे हीट बताओ, या आपसे पूछ लेंगे पावर बताओ। तो पावर और हीट एक ही बात है, हीट पर सेकंड को ही तो पावर बोलते हैं, हीट पर सेकंड को ही पावर बोलते हैं, नई चीज नहीं है। पावर I स्क्वायर आर, अब T से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगी, हीट। पावर जो भी है उसको T से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगी, हीट। समझ गए ना। तो E क्या होता है, एनर्जी और हीट, एक ही बात है। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, E आ जाएगा, एनर्जी या हीट, दोनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो भाई मुझे समझ में आ गया, एक रजिस्टर में से जब करंट पास करते हैं तो पावर कितनी आती है, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। अगर टाइम कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर करंट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो इंडिकेशन हो जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं होती। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
अब अगर बात करें भाई यूनिट क्या होती है पावर की और एनर्जी की, तो वो देखो भाई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर आपके पास क्या आया था DE/dt, तो जूल पर सेकंड हो गए, और पावर क्या होता है वाट, बोलो तो पावर 1 वाट होगी, पावर यूनिट 1 वाट 1 जूल पर सेकंड। बेटा बाकी डेफिनेशन वगैरह हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बार बार बात नहीं करनी, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो बेटा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है जूल, बात समझ में आ रही है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, और एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था PT, अरे अभी भी आया था वहां पे, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला ये आया था, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है अनदर यूनिट वॉट सेकंड, ऐसा यूनिट हो जाएगी। ऑल्सो कमर्शियल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बेटा वॉट की जगह तो होगा किलोवाट, और सेकंड की जगह होगा आवर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, इतनी बात समझ में आ गई। और किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 यूनिट, ठीक है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है उसमें हम जो बिल भरते हैं, उसमें हम जो बिल भरते हैं वो किसका भरते हैं भाई, वोल्टेज, पावर और एनर्जी। घर में जो सप्लाई आती है उसमें किसका बिल देते हैं, हमारे घर में बिल आता है ना भाई, किसका आता है वोल्टेज, पावर, एनर्जी, बताइए एनर्जी। हम जो बिल भरते हैं वो एनर्जी का होता है, और वो एनर्जी किस यूनिट में आती है इसमें, कैसे 1 किलोवाट आवर, 1 किलो का मतलब 1000 वाट, आवर क्या होता है 3600 सेकेंड, तो ये हो गया 36 10⁵ 3 4 5 वोट सेकंड, 3.6 10⁶, अरे पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 1 वोट सेकंड। मैंने बताया था अभी यूनिट तो है, एनर्जी के बराबर एनर्जी क्या होती है जूल, लिख सकता हूं। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया 3.6 10⁶ जूल, ये इसकी वैल्यू हो गई जूल की टर्म में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यूनिट क्या होती है बेसिक बेसिक हमने इसके बारे में चर्चा की, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 किलोवाट का अप्लायंस अगर 1 आवर के लिए चलता है, यूज होता है, 1 किलोवाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे के लिए यूज होता है तो 1 यूनिट का बिल आता है। बात समझ में आ गई। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, जैसे हीटर के अंदर 1000 वाट की स्प्रिंग ले ली हमने, 1000 वाट की स्प्रिंग का वो हीटर अगर 1 घंटे के लिए चलता है तो 1 यूनिट बिल आ जाएगा मेरा, जो 6 रुपए 7 रुपए जो भी है रेट। तो 1 किलोवाट आवर 1 घंटे में यूज हो तो 1 यूनिट का बिल आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि घरों में सप्लाई कैसी आती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और नोट करने वाली बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ AC एंड DC। AC DC मतलब समझते हो, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में सप्लाई आती है, और DC का मतलब डायरेक्ट करंट, ये छोटे छोटे सेल बैटरी वगैरह जो देते हैं ना, समझते हो DC। तो ये AC DC दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या आया I²R, और एनर्जी हीट का फॉर्मूला आया I²RT। तो दोनों के अंदर करंट का स्केयर हो रहा है, दोनों के अंदर करंट का स्केयर हो रहा है। ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगी अच्छे डिटेल में। फिलहाल आप
अब सिर्फ इतना नोट करो कि हीटिंग इफेक्ट जो करंट का है वो एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चाहे डीसी करंट पास करो रजिस्टर में से तो भी वो हीट होगा, एसी करंट पास करो तो भी वो हीट होगा। कैसे क्या होता है ये आपको जाके आगे EMI AC वगैरह में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बताओ एक बात, ये एक रजिस्टर यहां से I करंट पास किया, हीट प्रोड्यूस हो गई H। ठीक है, अगर मैं इसी रजिस्टर में इस करंट को वापस भेज दूं तो जितने हीट प्रोड्यूस हुई थी क्या वो सारी हीट खत्म हो जाएगी? नहीं, दोबारा से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अरे हाँ या ना, हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? इधर से करंट गया तो हीट प्रोड्यूस हुई, वापस करंट आएगा तो हीट लॉस नहीं हो जाएगी, दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगी, इसलिए इरिवर्सिबल होता है। समझ गए मेरी बात? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एसी डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है और हीटिंग इफेक्ट इरिवर्सिबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया। एनर्जी को ही हीट लॉस बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी बातें करते हैं फॉर क्लैरिटी। मान लीजिए ये 2 ओम का रजिस्टर है, यहां से 3 एम्पियर का करंट पास किया। ठीक है, पावर बताओ, पावर कितनी यूज हुई? तो बेटा पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, आर कितना है? 2, 3 3 9, 9 गुना 2 18, 18 वोल्ट। बात खत्म आ गई। और देखो ये मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां से 2 एम्पियर करंट पास किया और 2 सेकंड के लिए पास किया। 2 2 2। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड। छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल झंडू सवाल। तो हीट प्रोड्यूस H मान लो, E बोल दो, क्या होता है बेटा? I स्क्वायर RT। अरे समझ रहे हो? ठीक है, I कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, R कितना है? 2, T कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, हो गया। इसके बाद और देखो, ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहां से 2 एम्पियर का करंट पास किया। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। सवाल तो वही है जो हमने अभी किया था, क्वेश्चन तो वही है जो हमने अभी किया था। इसमें पूछा हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी पीछे क्या बताया था? हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड ही पावर होती है। अरे यार, E इक्वल टू PT, तो P क्या हो जाएगा? E/T। मेरी बात समझ रहे हो ना? E इक्वल टू PT, तो P क्या हो जाएगा? E/T। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इक्वल टू पावर। तो नई चीज नहीं है, पावर ही पूछी है। तो P क्या होता है बेटा? I स्क्वायर R। I कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, R कितना है? 10, 40 वॉट या जूल पर सेकेंड। अरे हीट पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के बेसिक बेसिक सवाल है, इसमें कुछ पूछ सकते हैं, आ जाएंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा आगे बढ़े, अच्छे सवाल करें। मान लो हम 2 रजिस्टर लेते हैं, 4 ओम 6 ओम, और इनको एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या आ जाएगा? करंट। और करंट आने के बाद जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हीट चाहिए उसके थ्रू करंट निकाल दो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 6 + 4 10 ओम। करंट क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 20, R इक्विवेलेंट कितना है? 10। ये कितना आ गया बेटा? 2 ओम, 2 एम्पियर। तो करंट आ गया मेरे पास। अब करंट आ गया, ये 2 एम्पियर का करंट जाएगा, दोनों सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? सेम। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और ये किस टाइप से बन जाएगा? इस टाइप से। समझ में आ गई होगी बात आपको? ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो हीट क्या हो जाएगी? I स्क्वायर RT। ठीक है, I कितना आया? 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर। R कितना है? 6 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो 6। ठीक है, टाइम तो क्वेश्चन मान लेते हैं
फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस 6 ohm resistor in 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं। तो मेरे पास हीट क्या आ जाएगी, आई स्केयर आर टी। आई कितना आया था बेटा, 2 का स्केयर, आर कितना था 6, टाइम कितना माना 2 सेकेंड। तो 4 इंटू 6 इंटू 2 कितना आ गया 48 जूल। बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमें इसके अंदर सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, फिर आई निकालना है वी बाई आर। अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों में फिलहाल सेम है, तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको हीट चाहिए आई स्क्वायर आर टी, आई दोनों का सेम है, आर ये ले लो और टाइम जो दे रखा है वो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। और देखिए ऐसे में अगर दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। मान लो ये मेरे पास 6 ओम का रजिस्टर है और ये मेरे पास 12 ओम का रजिस्टर है, समझ गए। और इन दोनों को मैंने 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, हीट प्रोड्यूस, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड across 12 ohm resistor in 2 seconds। ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, सबसे पहले इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है भाई, दोनों का दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम। 72/18 कितना आ गया भाई 4 ओम। तो ये समझ में आ गया आपको, ये हो गया 4 ओम का रजिस्टर और यहाँ पे बैटरी लग गई 8 वोल्ट की। समझ में आ गई बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे क्या निकालना है, करंट। तो करंट क्या होता है बेटा, V बाई आर इक्वलेंट, समझ रहे हो। आर इक्वलेंट क्या था ये, तो V कितना है 8, आर इक्वलेंट कितना आया 4, ये कितना आ गया 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई आपको। ये 2 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करेगा, राइट। अब 12 ओम के थ्रू हीट निकालनी है। ये करंट मान लो I2, ये करंट मान लो I1। अपने को क्या चाहिए I2, समझ रहे हो ना। I1 I2 अपने को तो 12 ओम के अक्रॉस हीट चाहिए, तो यहाँ कितना करंट आए वो चाहिए ना। अब ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, मतलब उल्टा करके। तो उल्टा करके अगर ऐड होते हैं तो इसका मतलब जिसके अक्रॉस हीट निकालनी है वो रजिस्टर ना लेके दूसरा। याद है ना, पीछे बताया था, पीछे जो लेक्चर्स थे हमारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वहां डिस्कस किया था हमने। तो I2 क्या हो जाएगा, ये ना लेके ये 6 डिवाइड बाई दोनों का सम 6 + 12 इनटू में टोटल करंट कितना है 2। टोटल करंट कितना है 2। इसके अक्रॉस निकालना, ये ना लेके ये 6 + 6 डिवाइड बाई दोनों का सम इंटू टोटल करंट कितना हो गया 12 और 6 18, 3 चौक 12, 3 6 18, कितना हो गया ये 2/3। ठीक है, 2/3 एम्पियर आ गए यहाँ से। तो बेटा हीट कितनी आएगी, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 का स्क्वायर आर टी, और इसको और नाम दे दें तो R1 R2 दे दें, तो यहाँ R2 कर दूं मैं। तो I2 का स्क्वायर कितना है 2/3 का स्क्वायर, R2 कितना है 12 और टाइम कितना लिया 2 सेकेंड, ये भी आ गया। तो ये हो गया 4/9, 2/3 का स्क्वायर ये इंटू 12 इंटू 2। समझ में आ गई बात। तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 32/3 जूल, 32/3 जूल। ये एक रजिस्टर R, पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया 2 ओम का और साथ में 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी। समझ गए। इफ पावर डिसिपेटेड, पावर लॉस अक्रॉस सर्किट इज 150 वॉट, फाइंड R। ये सवाल आ गया। तो मुझे बताओ दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट बनेगा 2R/2 + R। दोनों पैरेलल में नहीं आ जाएगा। तो क्या करें भाई, हमें पावर दे रखी है और ये दे रखा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो पावर क्या होती है I स्क्वायर R, पावर क्या होती है I स्क्वायर R। I निकालना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। या
आई स्क्वायर इंटू आर। आर कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ऐसी कोई बात कर नहीं रहा है कि पर्टिकुलर की, तो हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी हमें दे रखा है 15 और आर इक्वलेंट हमें दे रखा है, पूरे सर्किट की पावर दे रखी है, पावर वी स्क्वायर बाई आर, वी दे रखा है और आर इक्वलेंट सीधा आ जाएगा, समझ गए। तो पावर कितनी दे रखी है 150, वी कितना है 15 का स्क्वायर और आर इक्वलेंट कितना है 2r बटे में 2 प्लस आर प्लस 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 150 15 गुणा 15 2r, आर प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, 15 से ये कैंसिल 10, 5 दूनी 5 3 15, ठीक है भाई। ये कितना आ जाएगा 4r बाई 3 आर प्लस 2 और 3 को इधर रख लो, ज्यादा अच्छा है। 4r इक्वल टू 3r प्लस 6, 4r माइनस 3r इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू कितना आ गया 6 ओम। r इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 6 ओम, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। फिर से देख लो एक बार, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्विवेलेंट आ गया, वोल्टेज दे रखी है 15 वोल्ट। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट अगर इतनी है तो आर की वैल्यू बताओ, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहां पे मैंने आई स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई में निकाल लेता, बट आर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये लगा दो, ठीक है। अगर आप लगाओ P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये आर कौन सा है आर इक्वलेंट, आई क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये भी इक्वलेंट आर इक्वलेंट, कट गया वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट। तो बात तो वही आ गई, समझ रहे हो ना, कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था 2003 में, ये क्वेश्चन एक बार जेई ने पूछ लिया था आप लोगों से 2003 के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है भाई। और देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जेई ने, ये रेजिस्टेंस दे दिए, ठीक है, इस टाइप दे दिया 2 4 1 2, इस टाइप से वो 4 रेजिस्टेंस दे दिए 2 4 1 2 ओम के। तो बताओ पावर डिसिपेटेड किसमें ज्यादा है, ठीक है। नाम दे दो इनको पी क्यू आर एस। क्वेश्चन ये था फॉर विच आउट ऑफ पी क्यू आर एस रेजिस्टर्स हीट प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटेस्ट, चारों में से किसके अक्रॉस हीट प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट है, ठीक है। क्या करें, टोटल करंट कितना है आई, बात समझ में आ गई। अब करंट की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो करंट गिवन नहीं है तो मुझे इतना तो पता है 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये बात समझ में आती है। अब करंट को डिवाइड करना आपको आता है, ऊपर वाले मान लो I1, नीचे वाले मान लो I2, तो I1 करंट कैसे आएगा बताओ। ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में है उल्टा करके, तो उल्टा करके कनेक्ट होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ना लेके ये लो बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल करंट, तो I1 कितना आ गया 3/9 I बाई 3, तो बेटा I2 कितना आ जाएगा I माइनस I बाई 3 2I बाई 3, बात समझ में आ गई। तो यहां से करंट गया I बाई 3, यहां से गया 2I बाई 3, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हीट प्रोड्यूस निकाल लो, हीट अक्रॉस P, तो P क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर बाई 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो इनटू में 2, तो 2I स्क्वायर बाई 9, हीट अक्रॉस Q आई स्क्वायर इनटू में R कितना है 4, ये आ गया। हीट अक्रॉस R आई का स्क्वायर, आई कितना है 2I बाई 3, 4I स्क्वायर बाई 9 इनटू में 1 आउट, तो 4I स्क्वायर बाई 9, और S के थ्रू कितना हो जाएगा करंट का स्क्वायर I स्क्वायर इंटू में R कितना है 2 ओम, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4I स्क्वायर बाई 9 इंटू में 2, 8I स्क्वायर बाई 9,
तो आपके सामने है सब कुछ। हीट प्रोड्यूस किसके अक्रॉस ज्यादा है? इस क्वेश्चन में आप देखो हमने क्या किया, दोनों के थ्रू करंट निकाल दिया आई की टर्म में। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई स्क्वायर आर टी। तो मैंने यहाँ पे टी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बात आपसे कही थी कि हीट प्रोड्यूस पूछे या हीट पर सेकंड, पावर हो जाएगी, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें पूछा गया है हीट, और हीट के लिए टाइम गिवन नहीं है। तो टाइम गिवन नहीं होता तो हम टाइम को 1 सेकंड मान लेते हैं, टाइम को 1 सेकंड मान लेते हैं। फिर देख लो हीट क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। टाइम को अगर 1 सेकंड मान लेंगे तो ये हीट क्या हो गई? पावर। तो जब टाइम गिवन ना हो तो हीट में पावर निकाल लो, क्योंकि टाइम क्या मान लो? 1 सेकंड। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ गए? टाइम 1 मान लोगे तो हीट ही पावर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसके थ्रू हुई? एस। फॉर एस रेजिस्टर ऑफ 2 ohm हीट प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, बात समझ में आ गई? हीट प्रोड्यूस जो होगी इसके थ्रू क्या होगी? मैक्सिमम। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन जेई ने 2013 में पूछा था, 2013 में ऑनलाइन पूछा था भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नकली क्वेश्चन था। क्या था इसके अंदर? कुछ नहीं करना था बेटा, आई निकालो सॉल्व करो। लेकिन ऐसे चिरकुट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, आसान है। तो इतना भी कैजुअल होकर काम मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और देखो एक सवाल बीच में, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज कीजिए आपको ये दे दिया 1 2 3 और यहां से एक 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, इस टाइप से। एक डायग्राम दिया हुआ है ये, एक दूसरा डायग्राम आपको दे दिया भाई, एक तीन वोल्ट की बैटरी लगा दी इस टाइप से। सभी रजिस्टर्स 1 ohm के हैं, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड सर्किट हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, तीनों नहीं आएंगे। फर्स्ट के बाद सेकंड सर्किट आपको दिया गया ये एक, समझ में आ रहा है? वेस्टर्न ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है? वाह वाह, ये तो पढ़ा हुआ है मेरा। 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm, वेरी गुड। ये भी सेल 3 वोल्ट की। ये सेकंड डायग्राम। तीसरा डायग्राम और दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 6। यहां भी एक आपके साथ ऐसे एक सेल जोड़ देंगे। ये भी सारे 1 ohm के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तीसरा डायग्राम, ठीक है। पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, 1 2 3। अरेंज पावर डिसिपेटेड इन 3 सर्किट्स। इन तीनों सर्किट में पावर डिसिपेटेड को अरेंज करो, ठीक है। क्या करें भाई? पावर निकालनी है। पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो क्या करें? सबसे पहले देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? चेक कर लो। इसको नाम दो x, इसको नाम दो y, समझाने के लिए बता रहा हूं भाई। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो ये x और ये y। तो बेटा ये x B y, ये x y। बात समझ में आ गई? 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm। अब मुझे देखो by 1
बी से एक्स एक, ए एक्स एक, ए वाई एक, एक्स वाई एक, हो गए। सभी रेजिस्टेंस सेम है, 1 1 1 1। रजिस्टर ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज अगर बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो मुझे ये बताओ ए बी के बीच में ये दो 1 और 1 2, 1 और 1 2, बताओ कैसा बन गया? ऐसा बन गया 2 ओम 2 ओम। अब ए बी के बीच में 2 ओम कितना हो गया? 1 ओम। तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? अरे 2 ओम पैरेलल में होते तो कितना हो जाता है? 1 ओम। 6 ओम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, क्या होगा? हाफ हो जाएगा। 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6। अरे समझ रहे हो यार, 6 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? 36/12 3। तो 6 का था तो उसका आधा हो गया ना। तो अगर 2 के 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 का आधा हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट। तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर वाई लगा तो सीधा। तो 3 का स्क्वायर 9, ये कितना? 1 9 वोल्ट 9 वाट। तो पहले वाले के लिए P1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9 वाट। पहले वाले के लिए P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 वाट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। पहला हो गया। दूसरा देखो भाई, 1 2 1 2 1 2 व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए बी 2 पॉइंट है, इन्हीं के बीच में सेल जुड़ी हुई है और इन्हीं के बीच में रजिस्टर है। बट व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा नहीं होता। जिन 2 पॉइंट के बीच में सेल होती है वहां अंदर रजिस्टर नहीं होता, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? सीरीज और ये तीनों पैरेलल। कैसे? ऐसे। ये दोनों कैसे दिखाई दिए? 2। तो ये कितना हो गया? 2 ओम। ये कितना हो गया? 1 और 1 2। ये कितना हो गया? 2 ओम। तो 1 2 तीनों क्या हो गए? पैरेलल में। तीनों क्या हो गए बेटा? पैरेलल में। अरेंज कर लेंगे। ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1/R 1/2 1/1 1/2। एलसीएम लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 3 4 बटे 2 2। तो R कितना आ गया? 1/2 0.5। तो पावर क्या हो जाएगी? V स्क्वायर बाई R इक्वलेंट। V स्क्वायर कितना है? 3 3 का स्क्वायर 9 0.5 मतलब 1/2 18 वाट। तो P2 कितना आ गया बेटा? 18 वाट। बात समझ में आ गई? तीसरे की बात करो। तीसरे में देखो सेम टू सेम यही सर्किट है, एक एक्स्ट्रा और है। तो इस पूरे का कितना आया था भाई? 1 और 1 2, 1 और 1 2। अरे अभी तो क्या था भाई? ये देखो 2 ओम का, ये देखो ये भी 2 ओम का, और ये कितने का था? 1 तो 2 1 2। अभी तो सोल्व किया मैंने, कितना आया? 0.5। 0.5 के साथ ये और जोड़ दो तो R इक्वलेंट कितना होगा? 0.5 प्लस 1 1.5। अरे हाँ ना, इसमें जुड़ जाएगा ये। तो यहां पे पावर कितनी आएगी? V स्क्वायर बाई R इक्वलेंट 3 का स्क्वायर 9 1.5। तो भाई साहब ये हो गया 90 बटे में 15 15 6 90। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। P1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 9, P2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 18 और P3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6। ओके, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा क्या है? 18, फिर क्या है? 9, फिर क्या है? 6। लिख सकता हूं 18 क्या था? P2, ये कितना था? P1, ये कितना था? P3। ये मेरा आंसर हो गया। ये सवाल एक्चुअल में क्या पूछा गया था? सोल्व कर लिया होगा आपने। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। सेकंड ऑप्शन P1 लेस देन P2 लेस देन P3। तीसरा ऑप्शन दे दिया था P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3, जो कि हमारा आंसर है। चौथा ऑप्शन आपसे दे दिया था P3 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P2। ठीक है। और ये क्वेश्चन जेई ने 2017 में पूछा था। तो मेरा आंसर क्या आया? ये क्या करना था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। करंट अगर निकालना पड़े किसी एक रेजिस्टेंस के लिए, सीरीज हो तो करंट निकलेगा, अदरवाइज नहीं।
करंट निकालना पड़े तो निकाल लो, अदरवाइज V स्क्वायर बाई आर लगाओ। इतने तुम समझदार हो, V स्क्वायर बाई आर लगाओ। अगर कंप्लीट सर्किट की बात करें, देखो अगर इस टाइप से सर्किट आ जाए तो हम सीरीज की बात करेंगे, किसी एक की पूछे। अगर कंप्लीट सर्किट की बात करें तो V स्क्वायर बाई आर लगाओ। यहाँ कंप्लीट की बात कर रहा था तो कंप्लीट सर्किट में V स्क्वायर बाई आर। और देखते हैं, चलो मान लो आपके पास रजिस्टर आ जाए 4 ओम का, करंट आ जाए 2T, इस बार वेरिएबल करंट है, और 2 सेकंड के लिए बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्या करें, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये निकालनी है। तो बेटा क्या करें, यहां देखो हीट का फॉर्मूला हमने अब तक यूज किया था I स्क्वायर T, I स्क्वायर RT। क्यों, I कांस्टेंट था। अब I अगर वेरिएबल है तो ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो हीट क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर क्या है 2T का स्क्वायर, I क्या है 2T, R कितना है 4 dt, टाइम की लिमिट 0 से 2, समझ गए ना। तो 2 का स्क्वायर 4, T स्क्वायर 4 dt। ओके, तो हीट हो गई 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16, इंटीग्रेशन T स्क्वायर dt 0 से 2, बात समझ में आ गई। 16 T क्यूब बाई 3 0 से 2, बताओ 16 3 बार, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 16/3 गुना में 2 की पावर 3 8, तो कितना हो गया भाई 128/3 जूल, और सोल्व कर लो 42.6 जूल, इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल में टाइम दे रखा वेरिएबल तो इंटीग्रेशन कर देंगे, कुछ नहीं है। तो रजिस्टर के सवाल जेई कई बार पूछ लेती है हम लोगों से, खास बात नहीं है, आई थिंक सोल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और देखिए इसके बाद अगर हम बात करें बल्ब, इसकी बात करते हैं बेटा। बल्ब क्या होता है, हमारे घरों में एलईडी CFR तो पहले बल्ब भी यूज करते थे, है ना, जिसको गांव में लट्टू बोलते थे। तो उस बल्ब के ऊपर आपने देखा होगा मेंशन होता है, क्या मेंशन होता है 100 वोल्ट 220 वोल्ट, देखा होगा ना, लिखा होता है वहां पे। और ये भी लिखा होता है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी स्पेसिफाइड वैल्यू है बल्ब की, ये बल्ब की स्पेसिफाइड वैल्यू है। ऐसे बना दो बल्ब को, ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बल्ब की स्पेसिफाइड वैल्यू है 100 वाट इसकी पावर है, और 220 वोल्ट इसका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस इससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो बल्ब डैमेज हो जाएगा, और पावर इससे ज्यादा हुई तो भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इसकी सैचुरेशन वैल्यू, समझ गए मेरी बात। अगर मैं यहां से करंट निकालूं तो आप ये देखो, सिंस P इक्वल टू VI, तो I क्या होगा PYV। दिस इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब मैक्सिमम करंट जो हम इस बल्ब के अंदर से पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा हुआ तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन होता है वो बात समझ में आ गई। तो स्पेसिफाइड वैल्यू का क्या मतलब है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। स्पेसिफाइड वैल्यू का मतलब बल्ब के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज, और ये जो करंट आएगा ये मैक्सिमम करंट। इसके साथ साथ हम इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। P दे रखा है, V दे रखा है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस किसका, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा V स्क्वायर बाई P। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P, ये भी निकाल दो। तो जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफाइड वैल्यूज। तो बल्ब के ऊपर जो स्पेसिफाइड वैल्यू होती हैं ये सैचुरेशन वैल्यू होती हैं। इससे मैक्सिमम करंट का पता लग जाएगा कि मैक्सिमम करंट मैं इसके अंदर से कितना पास कर सकता हूं, इससे ज्यादा हुआ तो बल्ब खत्म, ठीक है। बल्ब का रेजिस्टेंस का पता लग जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो बल्ब के बारे में इतनी बातें मुझे समझ में आ जाती हैं, तो मैं आगे कुछ और डिस्कस करता हूं। देखो, सपोज करो आपको एक बल्ब दे दिया, ऐसे बनाते हैं, आपको एक बल्ब दे दिया 100 वोल्ट 220 वोल्ट, और इसको मैंने 110 वोल्ट, सिंपल मैं 2 टर्मिनल लगाता हूं,
110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। तो भाई आपसे पूछे पावर कंज्यूम्ड बताओ, तो सबसे पहली बात होती है पावर कंज्यूम्ड क्या है भाई, ध्यान देना। ये जो पावर मेंशन है वो इस बल्ब की पावर है, और पावर कंज्यूम का मतलब सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम की। पावर कंज्यूम का मतलब समझ रहे हो ना, हीट पर सेकंड, कितना गर्म हुआ पर सेकंड, कितनी हीट लॉस की पर सेकंड। तो पावर कंज्यूम्ड का मतलब इस पावर से कभी मत समझना, ये पावर अलग होती है, ये कंज्यूम का मतलब कितनी यूज हुई, ठीक है। तो क्या करें, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल लें। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है बेटा, V स्क्वायर बाई पी, अरे P V स्क्वायर बाई R। तो V कितना है 220 गुना 220, V स्क्वायर है ना, P कितना है 100, 0 0 0 0। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 484, पता लग गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड कितनी आ गई, पावर कंज्यूम क्या होती है V स्क्वायर बाई R, R निकल गया बल्ब का। अब ये सप्लाई वोल्टेज है, ये जो भी है वो सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई कितना है बेटा 110 का स्क्वायर बटे में R कितना है 484। सोल्व कर लो इसको, 11 11 121 484। मेरी बात समझ रहे हो, इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा। समझ गए मेरी बात इस टाइप से। चलो कर लेते हैं, 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 9, 968। तो ये है 1210, 210 प्लस में कितना बचा 32, 242, 242 के आगे एक जीरो और लग गई, कितने में जाएगा 4 5 20, 8 5 40, 5 20, कितने में जाएगा था भाई 5 पे, कितनी आ गई 25 वाट। बात समझ में आ गई। तो बल्ब कितने का है 100 वोल्ट का, इतनी वोल्टेज है, इतनी सप्लाई दे दी, तो इससे इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा इस गिवन कंडीशन से, और रेजिस्टेंस आने के बाद कितनी पावर कंज्यूम करेगा मैं वो निकाल सकता हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। और मैक्सिमम करंट कितना यूज करेगा वो भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, मैं अभी बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, ठीक है। और देखो, मान लो आपको 2 बल्ब दे दिए जाए, और यहां पे एक सोर्स वोल्टेज लगा दी जाए, ये है 50 वोल्ट, ये है 100 वोल्ट, 220 220, ठीक है। एक 50 वोल्ट का, एक 220 वोल्ट का, और 220 वोल्ट हमें इसकी वोल्टेज दे दी, हमें इसकी वोल्टेज दे दी इतनी। इसके बाद क्या किया जाए, देखो सप्लाई में दे दो चलो 220 ही, या चलो 220 दे दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। विच बल्ब विल फ्यूज, which bulb will glow with more brightness। ब्राइटनेस की बात करते हैं। ब्राइटनेस क्या होती है, चमक, हीट प्रोड्यूस, और हीट प्रोड्यूस क्या होती है पावर पर सेकंड। अरे मेरी बात समझ रहे हो, हीट प्रोड्यूस क्या होती है, एनर्जी क्या थी पीटी, तो हीट पर सेकंड क्या होती है पावर, तो हीट प्रोड्यूस क्या हो गई ई, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड क्या होती है पावर। तो ब्राइटनेस हीट है और ब्राइटनेस पर सेकंड पावर हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो गिवन है नहीं, तो टाइम गिवन नहीं है क्या निकालेंगे पावर। मेरी बात समझ रहे हो, तो ब्राइटनेस का मतलब पावर, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा जलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो बल्ब आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। बल्ब अगर सीरीज में है तो आपसे क्या पूछ लेंगे, कौन ज्यादा तेज जलेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, या फिर कौन जल्दी फ्यूज होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले ये देखते हैं, सबसे पहले दोनों का रेजिस्टेंस, ये R1 और ये R2। तो R1 की बात करें तो बेटा V स्क्वायर बाई पी, V1 स्क्वायर P1 स्क्वायर, V कितना है 220 का स्क्वायर,
बटे में पावर कितनी है 50, एक जीरो कट गई, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कितना हो गया भाई ये 22 22 484, एक जीरो और लग जाएगी, बटे में 5 आ गया, ठीक है। R1 ओके, तो इसको डिवाइड करो, 968 ओम आ गया पहला। सेकंड की अगर बात करते हैं तो इसका क्या आएगा v²/p²। ये कितना है भाई 220 गुना 220 बटे में 100, ये कितना आ गया 484। दोनों का रेजिस्टेंस पता लग गया, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो दोनों का रेजिस्टेंस पता लग गया, तो मुझे क्या बात समझ में आई, मुझे ये बात समझ में आई कि भाई ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में करंट क्या होता है सेम, तो मैं पावर के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो पावर को बोलते हैं ब्राइटनेस, समझ गए ना, ब्राइटनेस पर सेकंड पावर, तो ये क्या होगी I²R। दोनों के लिए क्या है I सेम, तो P प्रोपोर्शनल टू R, नोट करने वाली चीज है, ठीक है। तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है भाई, R1 ग्रेटर देन R2, तो P1 ग्रेटर देन P2, तो ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ सेकंड, तो पहले वाले की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ इन सीरीज कॉम्बिनेशन अ बल्ब ऑफ लो पावर विल ग्लो मोर। बात समझ आ गई, जो कम पावर का बल्ब है वो ज्यादा लेगा। बाजार गया मैं 100 वाट का लिया है, एक 200 वाट का लिया है, 200 वाट का महंगा आएगा, लेकिन जब दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो 100 वाट वाला ज्यादा लाइट देगा, ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल से हमने कुछ बेसिक बातें सीखने की कोशिश की। क्या किया, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या सीरीज में फॉर्मूला होता है I²R, I दोनों के लिए क्या रहेगा सेम, तो जिसका R ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ गए, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, चलो पहले करें हम बेसिक बातें करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, कंसेप्ट सीख लेते हैं एक बार। तो 2 बल्ब लगा दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, 3 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां सोर्स लगा दिया V वोल्ट का, R1 R2 R3, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है क्या है, I क्या रहता है सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में I अगर सेम है तो पावर का फॉर्मूला है I²R, और I अगर सेम है तो क्या होगा बेटा P प्रोपोर्शनल टू R, ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, ठीक है। ऑल्सो V इक्वल टू IR, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो V प्रोपोर्शनल टू R भी रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखनी है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर क्या है यहाँ पे ब्राइटनेस, ये P का मतलब है पावर कंज्यूम्ड, ध्यान रखना इसका, कंफ्यूज मत होना। ये वो पावर नहीं है जो बल्ब के ऊपर गिवन होती है, वो पावर अलग है, वो सप्लाई पावर है या वो मेंशन स्पेसिफाइड पावर है। पावर कंज्यूम P इक्वल टू I²R। अगर मैं बल्ब के लिए लगाता हूं तो ये पावर बल्ब की पावर है, लेकिन अगर ये पावर का फॉर्मूला मैं सर्किट के लिए अप्लाई करता हूं तो ये पावर कंज्यूम्ड है। इस चीज का बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, पावर किसी ज्यादा कम होगी पता लग गया, ठीक है। इसमें आपसे क्यों पूछ लें, विच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा भाई। यहां देखो तीनों का आर पता लग गया, तीनों का आर पता लग गया। तीनों का आर पता लगने के बाद तीनों की वोल्टेज निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। तीनों की जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है, अगर इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो स्पेसिफाइड से ज्यादा हो जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या जिसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 2 बल्ब दे दिए, बताओ दोनों में से कौन फ्यूज होगा, तो जिसकी वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी वो फ्यूज हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है। लेकिन ज्यादातर ब्राइटनेस में ऐसे आएंगे 3 4 5 6 कितने भी लगाते हैं ब्राइटनेस के लिए, लेकिन फ्यूज वाले में 2 ही लगाते हैं मैक्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो फ्यूज का सवाल देखते हैं। जेई ने पूछा था एक बार, मान लो कि मेरे पास 2 बल्ब है, एक बल्ब ऐसे ले लिया, एक बल्ब ऐसे ले लिया, एक 25 वाट का 220 वोल्ट और एक मान लो 100 वाट का 220 वोल्ट, और इसको 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया। जेई ने पूछा था एक बार 2012 में। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो यार, बाकी बातें बाद में करेंगे। R1 कितना आएगा, V²/P 220 बटे में 25, अरे बोलो 22 484, 2 जीरो का मतलब 100, 25 4 पे जाएगा तो R1 कितना आ गया, 4 चौक 16, 1 4 32 और 33, 3 4 16 3 19 हो गया। और R2 कितना आएगा भाई, V²/P 220 बटे में 100, 0 0 कट गई, 484। बात समझ में आ गई। दोनों रेजिस्टेंस मुझे पता लग गए, दोनों रेजिस्टेंस मुझे पता लग गए। अब इसने पूछा है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ठीक है, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है, ये टोटल वोल्टेज है V, है ना, इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी V1, इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी V2। इतनी बात समझ में आ गई। इनकी मेंशन वोल्टेज V1 है तो V1 निकालो। अब ये बताओ वोल्टेज या करंट जब निकालते मैंने क्या बता रखा है, मैंने ये बता रखा है ये बल्ब नहीं है, ये 2 रेजिस्टेंस ही है। तो 2 रेजिस्टेंस अगर डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जिसकी निकालनी है वही लो, और अगर पैरेलल में होते हैं तो जिसकी निकालनी है वो ना लेके दूसरा। तो मुझे इसकी निकालनी है V1, तो इसका रेजिस्टेंस बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल वोल्टेज, ठीक है। R1 कितना है 1936 बटे में 1936 जमा में 484 गुणा में 440। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहली वोल्टेज कितनी आएगी भाई 1936, इसको जोड़ो 4 और 6 10, 1 8 1 9 9 और 3 12, 1 4 और 1 5 5 और 9 14, 1 2, ठीक है। 6 4 10 8 3 11 1 12, इनको जोड़ने में 23 2420, ठीक है। ये आ गया 440, 1 0 से 1 0 कट गई। अब कितने में कैंसिल होगा जरा देखो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 कैंसिल हो गया। इसके बाद 11 एकम 11, 8 77 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 8 7 6 2 2 जा 4, तो ये मेरे पास आ गया 12 352 वोल्ट। V1 कितना आ गया बेटा 352 352 वोल्ट। V2 कितना आ जाएगा सीधा निकाल दो, 440 माइनस 352, तो 400 में से 352 गए 48, 48 प्लस दिस 88। मेरी बात समझ में आ गई। तो V2 आ गया 88 वोल्ट। तो मुझे ये बताओ पहले V1 और V2 में से कौन ज्यादा है, V1 ज्यादा है। अगर आपके पास सिंपल सवाल आ जाए कि भाई कौन फ्यूज होगा, तो मैंने क्या कहा था आपसे, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लो, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद ये वोल्टेज V1 V2 मान लो। तो V1 V2 निकाल लो, फॉर्मूला आपको पता है, पीछे सिखा रखा है मैंने, भूल गए तो फिर देख लो। V1 V2 मान लें कि उस सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, ये V1 ये V2, तो ये V1 है, तो V1 इसका रेजिस्टेंस बटे में दोनों का सम इनटू में टोटल वोल्टेज, ये आ जाएगा। इसमें से ये घटा दूसरा आ जाएगा। तो किसकी वोल्टेज ज्यादा है, इसकी, तो ये फ्यूज हो जाएगा। लेकिन मान लो बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए कोई भी फ्यूज ना होता हो तो आप चेक करो, इसकी वोल्टेज 220, इसकी 220, ये 352 ज्यादा है इससे, तो V1 फ्यूज होगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, V1 ज्यादा है। ऑल्सो 352 ग्रेटर देन 220 स्पेसिफाइड वोल्टेज, सो बल्ब B1 विल फ्यूज।
समझ गए? जेई 12 ने पूछा था ये सवाल, कुछ भी नहीं है, बेसिक सी बातें हैं, बस सोल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है मुझे समझ में आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है मुझे समझ में आ गया। इसके बाद देखो भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है आपको? जस्ट बल्ब लगाना है, एक और एक इसके साथ और लगा दो, दो, समझ गए? और ये वोल्टेज लगा दो भाई, ये V वोल्टेज, ये V1, ये V2, सारी बात इस टाइप से आ गई। अब मुझे बताओ पैरेलल में एक बात तो याद होगी ना आपको, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, और फ्यूज कौन सा होगा जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, वो अपने अंडरस्टूड बात है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इससे पहले बता दूं, हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में 200 वाट का बल्ब ज्यादा जलेगा या 100 वाट का? पता है 200 वाट का ज्यादा जलेगा। जितने ज्यादा पैसे खर्चेंगे उतने ही ज्यादा। घरों में सारे जो कनेक्शन है वो पैरेलल में क्या होते हैं? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, अगर एक बल्ब खराब हो गया तो क्या ये सप्लाई रुक गई? नहीं, ये सप्लाई जाती रहेगी। पर सीरीज में क्या होता है, अगर ये बल्ब खराब हो गया तो सप्लाई ब्रेक हो गई, आगे नहीं जाएगी। एक खराब तो सारे खराब। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, इसलिए बल्ब को या कनेक्शन को, अप्लायंस को पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, ये बल्ब V1, ये बल्ब V2, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां आपसे पूछा भाई किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ये बताओ। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी V। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या होती है? पावर। पावर क्या होती है? V स्क्वायर बाई R। V क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? बोलो। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फॉर पैरेलल। जिसका R ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, उसकी ब्राइटनेस कम होगी। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में P इनवर्सली R है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, और जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है 100 वोल्ट का, ये बल्ब है 200 वोल्ट का। 220 वोल्ट 220 वोल्ट दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। कितने से? 110 वोल्ट। क्योंकि अगर मैं 440 जोड़ दूंगा तो यहाँ 440, यहाँ में 440। स्पेसिफाइड कितनी है? 220, पहुंच गई 440, दोनों ही बल्ब फ्यूज। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा यहाँ पे सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट पता लग जाएगा? बताओ। डायरेक्ट। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ जो वोल्टेज है वही यहाँ पहुंचेगी। अगर ये बल्ब 220 और ये 220 और ये मैं लगा दूं या 300, तो यहाँ भी 300, यहाँ भी 300 आनी चाहिए। 220 पहुंच गई, 300, दोनों बल्ब फ्यूज। बस समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे कौन सा खराब होगा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन सीरीज में चेक करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे दोनों का रेजिस्टेंस निकालो। यहां पे पहले R1 निकालो, ये B1, ये B2, तो R1 क्या होगा बेटा? V स्क्वायर बाई R। 220 गुणा 220 बटे में 100, 484। R2 अगर मैं निकालूं तो R2 क्या है भाई? 220 गुणा 220 बटे में 200, ये हो गया 484 बटे में 2, ये हो गया 242। अरे बोलो, तो R1 ज्यादा हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगेगा? P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इनवर्सली R। तो R1 ज्यादा है, R1 अगर ज्यादा है तो P1 कम है। अरे बोलो, R1 ज्यादा है, R1 ज्यादा है तो P1 कम है, इसका मतलब P2 ज्यादा है। तो ब्राइटनेस और पावर एक ही बात है, किसकी ज्यादा है? B2 की इज मोर। अरे बोलो, ब्राइटनेस ऑफ B2 इज मोर, B2 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? आ गई। अरे बोलो, तो सीरीज पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं। सीरीज में अगर कुछ आ जाए, कौन सा फ्यूज होगा, कुछ की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, हम निकाल लेंगे।
पैरेलल में कौन सा फ्यूज होगा डायरेक्ट बता सकते हैं। ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी ब्राइटनेस ज्यादा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, और देखिए आपके पास मान लो क्वेश्चन आ जाए 1 2 इस टाइप से आपको बल्ब दे दिए भाई, समझ गए। B1 B2 B3 B4 B5 ऑल आइडेंटिकल, सारे क्या हैं आइडेंटिकल, एक जैसे। ठीक है, वोल्टेज क्या दे दी V। ठीक है, अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम मैक्सिमम ब्राइटनेस टू लोअर। मैक्सिमम ब्राइटनेस से कम की तरफ इसको अरेंज करो। ब्राइटनेस का मतलब पावर, इतनी बात समझ में आ गई। बल्ब B1 B2 B3 B4 ये मान लो यहां से कितना करंट चला I, क्योंकि इस टाइम सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सारे आइडेंटिकल हैं तो सभी का रेजिस्टेंस R मान लें। अरे हाँ या ना। अगर दो बल्ब होते, देखो यहाँ सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स ग्रुपिंग आ रही है। क्या आ रही है, मिक्स। सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो इसमें क्या चेक करना पड़ेगा ब्राइटनेस के लिए। ब्राइटनेस में क्या चेक करते हैं भाई, रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा कहाँ, सीरीज में। और पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस कम। तो सीरीज पैरेलल तो मिक्स है। तो ब्राइटनेस का मतलब है पावर। बेसिक बात याद करो, पावर क्या होती है, I स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ तो करंट जा रहा है मान लो, क्योंकि जब मिक्स ग्रुपिंग होगी तो करंट ही पास करेगा उसके अंदर से। तो करंट क्या हो, जब मिक्स ग्रुपिंग की बात हो तो करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कितना चला I, यहां से I, यहां से I, यहां से I। इसका मतलब B1 और B2 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। अरे हाँ या ना, तो यहां चला। अब करंट यहां पे डिवाइड होगा, करंट यहां पे डिवाइड होगा कितना, देखो R और R 2R दोनों सीरीज में। अरे हाँ या ना, R और R 2R सीरीज में, और ये 1R। ये करंट गया I। करंट कैसे डिवाइड होगा, मान लो ये I1 ये करंट I2, तो I1 कैसे, ये दोनों पैरेलल में और पैरेलल रेजिस्टेंस उल्टा करके ऐड होते हैं। तो ये ना लेके ये लो I1 के लिए R बटे में तीनों का सम, ये कितना है 2R प्लस R 3R इनटू में टोटल करंट कितना आ गया I/3। तो I1 कितना आ गया बेटा यहां से I/3, ये कितना बच गया फिर 2I/3। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई। करंट हमने कैसे लिया, बल्ब रेजिस्टेंस से होता है। ठीक है, तो B1 B2 ज्यादा है। इसके बाद ये इन दोनों में करंट सेम जा रहा है। मुझे ये बताओ, यहां करंट I/3 है और यहां पे करंट 2I/3, किसका करंट ज्यादा, इसका करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस तो सेम है तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। कौन सा है, B5। इसके बाद इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों का करंट सेम है बट दोनों सीरीज में है, तो ब्राइटनेस क्या होगी, सेम। तो B3 इक्वल टू B4। इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेंगे कुछ, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, बिल्कुल सिंपल बात, करंट मान के चलो और डिवाइड करते जाओ उसको। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस टाइप से हमारे पास बल्ब के ऊपर क्वेश्चन आ जाए हम लोग कर सकते हैं, समझ गए। इसी टाइप से आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल आ जाए, हम लोगों ने पीछे किए, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक बच गया लास्ट इस यूनिट का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।